5 ऐसे स्टॉक्स जो अभी रिसेंटली अच्छे खासे भागे, अच्छी खासी रैली दिखाई है। रीजन बिहाइंड इट, उन कंपनीज के Q4 2026 के रिजल्ट अनाउंस हुए और उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मतलब जितनी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी उनकी प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रोथ अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। तो आइए बात करते हैं कौन सी 5 कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट और 2026 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, अभी की जितनी भी कंपनीज है, HDFC, TCS वगैरह, मतलब सबके रिजल्ट बहुत खराब आए थे। जिनसे एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, उन्होंने तो खराब परफॉर्म करे। तो अब कौन सी कंपनी है जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म करा है। एज वेल एज देखो, दो चीज अभी एक बार आप स्टार्टिंग में ध्यान रखना, 2 सेकंड वीडियो में बने रहना, मैं आपको दो चीज एक बार समझाना चाहता हूं। एक तो लोगों के दिमाग में होता है कि अभी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट आए हैं तो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसा तो कभी जरूरत नहीं होता। तो अपन वो 5 कंपनी अपन डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने अभी तो अच्छा परफॉर्म करा है, फ्यूचर में भी अच्छी चांसेस है। देखो, गारंटी तो कभी किसी चीज की नहीं होती, बट फ्यूचर में भी अच्छी चांसेस है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट का क्या कहना है और कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर है फ्यूचर के, अपन मेनली वो एनालाइज करेंगे कि जिनके चांसेस है जो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई भी स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुका है या ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, ऑलरेडी अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है, तो अब वो स्टॉक और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो कभी भी कोई स्टॉक कभी एक लेवल के ऊपर बढ़ ही नहीं पाता, कभी भी कोई ऑल टाइम नया हाई तो हिट कर ही नहीं पाता। तो माना कोई स्टॉक एक बार हाई इंक्रीज हो चुका है तो भी चांसेस होती है कि वो उसके ऊपर नया ऑल टाइम हाई वापस से सेट कर सके। पर ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक चांसेस होती है। बट वो किस पर डिपेंड करेगा, वो मल्टीपल फंडामेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव कितना है, फ्यूचर में ग्रोथ कितनी होने वाली है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर रखनी चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, किसी ने अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन, अपन आगे चलते हैं। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी अपनी एक्यूटास केमिकल्स। तो एक्यूटास केमिकल, पहले अपन कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे कि उसके मतलब कैसी क्या ग्रोथ हुई थी। तो एक्यूटास केमिकल, जैसे मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था, केमिकल सेक्टर अभी बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच करूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो ये कंपनी का काम भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, लास्ट 1 ईयर में 130% शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई है। कंपनी किस किस तरह के केमिकल बनाती है, देखो, कंपनी मेनली जो केमिकल बनाती है वो बनाती है फार्मा एपीआई, जो भी फार्मास्यूटिकल केमिकल होते हैं दवाई वगैरह बनाने के लिए, वो मेन काम ही करती है। और उसके अंदर भी ये कंपनी जो केमिकल सप्लाई करती है, ये ग्लोबल फार्मा कंपनी जितनी भी है इंडिया के बाहर की, उन सबको केमिकल सप्लाई करती है। क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, जैसे अज्यूम करो यूएस है, यूएस अगर वहां पर केमिकल बनाएगा फार्मास्यूटिकल वाले, तो यूएस के वहां पर उसकी कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी। तो इसीलिए यूएस वाली, यूरोप वाली कंपनी क्या करती है, वो इंडिया और चाइना से खरीदती है केमिकल्स। वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि तुम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे लिए केमिकल बनाओ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सस्ते बनते हैं वो। तो इसका मेजर जो रेवेन्यू आता है वो 76% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ही आता है और मेजर फार्मास्यूटिकल से ही आता है। मतलब 88% रेवेन्यू उसका फार्मास्यूटिकल केमिकल से ही आता है। तो अब आप देखो, जितनी ज्यादा फार्मा की डिमांड बढ़ेगी, फार्मा की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। जो भी बीमारी होती है लोगों के अंदर, मतलब जो भी अलग अलग तरह की डिजीजेस है, वो तो इंक्रीज ही हो रही है। डिजीजेस, कभी डिजीज कम हो सकती है? नहीं, डिजीज इंक्रीज ही होगी हमेशा। तो जैसे जैसे डिजीज इंक्रीज होगी, एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा फार्मा की डिमांड बढ़ी रहेगी। तो ये फार्मास्यूटिकल इसका मेन बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल के साथ ये एग्रो इंटरमीडिएट, एग्रो के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर, वो सब भी बनाती है। और इसके लिए मेन अभी जो सबसे मेजर ग्रोथ इंजन है, वो मेजर ग्रोथ इंजन है कि ये कंपनी दो नए सेक्टर के अंदर उतर चुकी है। कौन से दो सेक्टर? बैटरी केमिकल और सेमीकंडक्टर केमिकल। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए भी कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, ये उसके अंदर भी उतर चुकी है। और सेमीकंडक्टर की डिमांड जिस लेवल पे भी चल रही है, गवर्नमेंट पुश जो मिल रहा है, आप जानते हो, सेमीकंडक्टर लेवल पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट है अपना बैटरी केमिकल्स की बैटरी, जो ईवी बैटरीज वगैरह होती है, ईवी बैटरी के अंदर भी केमिकल लगते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, तो ये उसके अंदर भी उतर चुकी है। और एक टाइम आएगा जब सारी पेट्रोल डीजल वगैरह, तो एक टाइम पे, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब मेनली बचेगा जितनी भी ईवी वाली बैटरी रिलेटेड चीजें, तो ये उसके अंदर भी उतर चुकी है। तो इसीलिए इसको ग्रोथ सेक्टर, इसका ग्रोथ फैक्टर फ्यूचर के अंदर भी ग्रोथ इसकी सही दिख रही है, क्योंकि इसकी बिजनेस फार्मा रिलेटेड, सेमीकंडक्टर रिलेटेड, बैटरी रिलेटेड है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे, अभी अपन रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे खासे लेवल पे ग्रोइंग अभी बात करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, डेट टू इक्विटी 0.02 है। मतलब इतनी अच्छे ग्रो होने के बाद भी डेट कंपनी में ना के बराबर है, पॉजिटिव चीज है। बट एक खराब चीज, इसका पी रेशियो भी ज्यादा चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 चलता है, इसका 64 चल रहा है, ये थोड़ी खराब चीज है।
अब बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब फाइनेंशियल की ओर बात करते हैं तो कंपनी के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप एफआईआई डीआईए देखोगे। एफआईआई डीआईए ने कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग इस शेयर के अंदर इंक्रीज करी है 16 से 19%, यहाँ पे 18 से 19%, मतलब ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। वही कंपनी के अब आप रेवेन्यू वगैरह देखोगे क्वार्टर फोर की जो ग्रोथ हुई है, क्वार्टर फोर की ग्रोथ के अंदर जो एडवांस इंटरमीडिएट मतलब जो फार्मा एक तरीके से मान सकते हो जो फार्मास्यूटिकल वाला बिजनेस है इसका, वो 43% पे इसका ग्रोथ हुआ है 2025 वर्सेस 2026 क्वार्टर फोर के कंपैरिजन के अंदर। तो 43% ग्रोथ हुआ है। वही जो इसका केमिकल वाला बिजनेस है उसमें 12% का ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल 43.3% का इसमें ग्रोथ हुआ है। एबिटा मार्जिन आप देखोगे पहले 27% थी, वो डायरेक्ट एक तरह से लगभग लगभग ऑलमोस्ट 70 से 80% इंक्रीज हो गई है, 42% तक एबिटा मार्जिन हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी अभी कितना ऑपरेशनली कितना अच्छा बन चुकी है। यहीं पे पहले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 20% था, वो 31% हो चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, इबिटा, उनकी मार्जिन मतलब बहुत अच्छी है। कंपनी ऑपरेशनली भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यही अब अगर आप देखोगे कि इनका फ्यूचर का क्या टारगेट है, देखो ये तो अपने देख लिया एग्जिस्टिंग, फ्यूचर का मैंने बता दिया कंपनी का बिजनेस तो ग्रोइंग टाइप लग रहा है। बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट खुद बोल रहा है, जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर खुद ने बोला था कि FY27 के अंदर वो 27% का तो मिनिमम एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर ही रहे। तो ये उनका टारगेट अभी रहेगा मिनिमम। बाकी अगर इसके बाद भी अगर आप देखोगे कि इनके जो नए दो बिजनेस है, जैसे एक मैंने बोला था बैटरी केमिकल और सेमीकंडक्टर केमिकल, तो बैटरी केमिकल का बिजनेस इन्होंने ऑलरेडी दो प्रोडक्ट उतार चुके हैं मार्केट के अंदर और वो दो प्लांट इनके ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वो चल रहे हैं। पर फिर भी ये बोल रहा है कि जो फुल्ली प्लांट जो होंगे ना, जो 100% कैपेसिटी से चलेंगे और नेक्स्ट 3 साल और लगेंगे, नेक्स्ट 3 साल में पूरा का पूरा बैटरी केमिकल में अच्छे से उतर जाएंगे। और जो मेजर जो इनका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा बैटरी केमिकल से, वो FY 2027 से इनका आना शुरू हो जाएगा। तो ये इनका मेजर चीज है। देन उसके बाद इवन आप सेमीकंडक्टर केमिकल का देखोगे तो सेमीकंडक्टर केमिकल का भी इसने बोला है कि FY 2027 क्वार्टर फोर से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू सेमीकंडक्टर केमिकल से भी आना शुरू हो जाएगा। इन्होंने एक कोरिया की जेवी के साथ भी इन्होंने टाई अप कर लिया है। तो ये थी अपनी पहली कंपनी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज एक बार जिन्होंने लाइक नहीं करा लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। देन अपन चलते हैं उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, दैट इज बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड मिड कैप कंपनी, आपको पता है इंडिया के अंदर मेजर दो ही स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, एनएससी और बीएससी। अभी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एनएससी के पास है, उसके बाद सेकंड अभी यहाँ पे चल रहा है बीएससी। अब भाई बीएससी ने जो ग्रोथ दिखाई है ना इस साल की, अगर आप देखोगे, अभी अपन बात करेंगे आगे, बीएससी ने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है एनएससी को हटा के। मतलब बीएससी सिंपल किससे कमाएगा, बीएससी कमाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितना ज्यादा आप बीएससी पे ट्रेडिंग करोगे, बीएससी से शेयर खरीदोगे, या फिर सेंसेक्स जो आपने देखा होगा, जैसे निफ्टी का एनएससी का निफ्टी है, वैसे बीएससी का क्या है, सेंसेक्स है। अगर आप सेंसेक्स में डील करोगे, सेंसेक्स के फ्यूचर ऑप्शंस लोगे, या फिर वैसे ही बैंक का इन्होंने निकाला है बैंकेक्स, मतलब बैंकेक्स निकाला हुआ इन्होंने, तो उस हिसाब से सेंसेक्स बैंकेक्स इन फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करोगे या बीएससी से आप शेयर सेल या परचेस करोगे, तो भाई ये यहाँ पे कमाएगा। तो एनएससी का जैसे निफ्टी है वैसे ही यहाँ पर इसका सेंसेक्स है। धीरे धीरे इसने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और बहुत अच्छा खासा मेजर जो इसने मार्केट शेयर कैप्चर करा है वो दो चीजों के अंदर करा है। एक तो डेरिवेटिव मार्केट शेयर, इसने डेरिवेटिव के अंदर बहुत अच्छा करा है, क्योंकि पहले सेंसेक्स और बैंकेक्स की जो एक्सपायरी होती थी ना, वो पहले जनरली मंथली एक्सपायरी होती थी, तो जनरली लोग निफ्टी के अंदर डील करना प्रेफर करते थे क्योंकि वो वीकली होती थी। तो अब इन्होंने सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी मार्केट मतलब ऑप्शंस एक्सपायरी वगैरह के अंदर बैंकेक्स सेंसेक्स इसके अंदर भी इसने वीकली एक्सपायरी निकाल दी, तो लोग ने इसके अंदर डीलिंग करना बहुत अच्छा शुरू कर दिया है। सेकंड पॉइंट, इसने यहाँ पे अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स निकाल दिए, जैसे अलग अलग डेरिवेटिव्स, आईटी इंडस्ट्री का डेरिवेटिव, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडस्ट्री का डेरिवेटिव, मतलब सेक्टर वाइज जो जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं इसने वो भी लॉन्च कर दिए हैं, जो अभी एनएससी पे अभी तक नहीं है। तो ये डेरिवेटिव का मार्केट शेयर अच्छा खासा इसने एनएससी से छीन लिया है। और एक और इसके पास आईपीओ और एसएमई बीम भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि FY 2026 के अंदर बहुत ज्यादा आईपीओ लिस्ट हुए और सबसे ज्यादा जो आईपीओ लिस्ट हुए स्पेसिफिकली एसएमई के, मैं बोलूंगा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, वो आईपीओ भी सबसे ज्यादा बीएससी पे लिस्ट हुए हैं। तो जब भी आईपीओ लिस्टिंग होती है तो बीएस मतलब जो भी लिस्टिंग का प्लेटफॉर्म होता है वो कमाएगा ही कमाएगा। तो इसको यहां से बहुत अच्छा खासा इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पर इसका इंक्रीज हुआ है, और फ्यूचर में आने के वाले टाइम पे भी इसका और ज्यादा, इसके जो प्लान है जो इसने बताया कि अब ये सेक्टर वाइज और भी ज्यादा सेक्टर वाइज मतलब अलग अलग डेरिवेटिव उतारने वाला है, तो अच्छे खासे चांसेस है बचा हुआ मार्केट शेयर भी अच्छा खासा एनएससी से लेने का। एंड इसके पास सबसे बड़ी एज अभी क्या चल रही है, मतलब ये क्या इशू, मतलब क्यों क्यों ये अभी ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा है, रीजन इसका ये चल रहा है
कंपनी को जितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, वो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मैंने मेरा लैपटॉप खरीद लिया है, मेरे को जितना खर्चा करना था मैंने कर लिया है। अब मेरे पास जितने ज्यादा क्लाइंट आएंगे, मेरे को नए लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही लैपटॉप से, मतलब जितने मेरे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसी से मेरे सारे नए क्लाइंट को हैंडल करता रहूंगा। मतलब अब जो भी नया क्लाइंट आएगा तो मेरी एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगी, जो जनरली बिजनेस में लगती है कि नया क्लाइंट आएगा नई कॉस्ट भी लगेगी साथ में। नहीं, जो भी नया क्लाइंट आएगा मेरा प्योर रेवेन्यू होगा, मेरी कॉस्ट कोई भी एसेस नहीं लगेगी। तो इसको ये ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है इस चीज के अंदर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो सेम रहेगी पर प्रॉफिट इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये चीज है। बाकी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट इसका ग्रोइंग चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37% चल रहा है। पी रेशियो भी डिसेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इंडस्ट्री का 55 चलता है, इसका 64 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0, मतलब कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अभी रिसेंटली जो Q4 के इसके रिजल्ट आए थे 2026 के, अगर आप देखोगे इसका रेवेन्यू 85% से ग्रो हुआ है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61% से ग्रो हुआ है, इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर सिग्निफिकेंट जंप हुआ है, पहले 57% पे थी, अब वो 66% हुआ। इवन कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड भी प्रोवाइड करा था पर शेयर। तो भाई इसके कंपनी के फंडामेंटल अच्छे खासी ग्रोइंग चल। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी के चलने के बाद देखो, जितने भी कंपनी के रिलेवेंट फैक्टर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अदर शेयर सब में सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पर उसके बाद भी आपको कुछ एडिशनल डिटेल जाननी है कंपनी के फंडामेंटल या कुछ भी, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे मैं एंजल उनकी वेबसाइट पे आया हूँ, आप एंजल उनकी वेबसाइट चला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे, बीएससी शेयर देखोगे, मैंने बीएससी चला हुआ है। बीएससी एक लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस है। कंपनी के शेयर की प्राइस वगैरह क्या चल रही है कंपनी का, ये आप देखोगे। 1 वीक का चार्ट देखोगे, क्या ग्रो मतलब जो भी ग्रोथ वगैरह उसकी चली है। कंपनी के रिमेनिंग फंडामेंटल देखने, इसके बाकी के फाइनेंशियल देखने अगर आपको डिटेल के अंदर, कि इसके एक्सपेंस प्रॉफिट वगैरह किस लेवल पे ग्रो हुआ है। जैसे ये देखो 526 करोड़, 526 से इसका 795 करोड़ तक इसका ग्रो हो चुका है। तो ये आपके साथ में इसके आपको अगर होल्डिंग्स देखनी है कि एफआईआई कितना होल्ड करते हैं, डीआईआई कितना होल्ड करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना। और वैसे तो कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है आपको किसी भी शेयर के लिए, पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो एंजल उनके साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं अपने, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। ये भी एक केमिकल कंपनी है, केमिकल बनाती है, स्मॉल कैप कंपनी है। लास्ट 1 ईयर में 52% इसका शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई थी। अब ये कंपनी कोई नॉर्मल केमिकल नहीं बनाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोराइन केमिकल्स। ये फ्लोरोकेमिकल्स क्या होता है, देखो ये दो काम करती है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है। केमिकल्स के अंदर जो अभी अपने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देखी होगी केमिकल्स पे, जो केमिकल्स का बूम चल रहा है, केवल दो ही केमिकल का चल रहा है, दैट इज फ्लोरोकेमिकल्स और एक फार्मा का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मेजरली दो। और ये कंपनी दोनों के अंदर डील करती है। फ्लोरोकेमिकल्स क्या होते हैं, जितनी भी आप नई टेक्नोलॉजी देख रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, सोलर पैनल्स हो, सबके अंदर फ्लोरोकेमिकल्स लगेगा ही लगेगा। मतलब ये वो केमिकल है जो सारी नई टेक्नोलॉजी में लगता है, और ये कोई भी, ये इस केमिकल को कोई भी नहीं बना सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर होता है इस केमिकल को बनाने का। तो ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स में डील करती है, जो ईवी बैटरीज, ईवी के अंदर, बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सब जगह काम आता है, इवन सेमीकंडक्टर में भी काम आता है। दूसरा, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मा के लिए। जैसे अपने लास्ट कंपनी के लिए बात करी थी एक्यूटास, एक्यूटास केमिकल भी जैसे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करती थी ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए, सेम ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए, कि जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि तुम हमारे लिए दवाई बनाओ, उसके लिए केमिकल बनाओ, क्योंकि हम लोग सस्ते में बना के देते हैं। तो इसके पास ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे डीवीस लैब आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके लिए भी फार्मास्यूटिकल्स यही बनाती है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक और ये रेफ्रिजरेटर की गैसेस भी बनाती है। रेफ्रिजरेटर गैसेस आपको पता है कि चाहे आप नॉर्मल घर के एयर कंडीशनर वगैरह चला रहे हो, सब जगह रेफ्रिजरेटर गैसेस लगेगी। चाहे फ्रिज चला रहे हो, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर की गैसेस लगती है। वो तो गैसें से बनाती है, साथ में मेजर जो रेफ्रिजरेटर का यूज होता है वो तो इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल कूलिंग, इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होती है, वेयर हाउस जो होते हैं, उनकी कूलिंग के लिए जो चाहिए होता है, ये वो रेफ्रिजरेटर गैसेस भी बनाती है। तो इन तीनों चीजों का, इवन डेटा सेंटर जब भी बनेंगे, तो डेटा सेंटर जितने भी बन रहे हैं उनमें भी रेफ्रिजरेटर गैसेस चाहिए होती है। तो ये इनको नई टेक्नोलॉजी का सबका अच्छा खासा बूम मिल रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल एज सच ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 42 चलता है, इसका 54 चल रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऐसे उस एक्यूटास से कम चल रहा है अभी कंपेरेटिवली। बाकी डेट टू इक्विटी में बात करूं, डेट टू इक्विटी 0.3, मतलब डेट एसेस बहुत ज्यादा नहीं है, डिसेंट सा डेट इसके अंदर। अब कंपनी के अपन फंडामेंटल्स की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग 21% से 23% हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है 2% के लगभग 2.5%। वही डीआईआई ने लगभग 0.8% की होल्डिंग थोड़ी सी कम करी, पर मेन एफआईआई ने अभी ज्यादा इसको खरीदा है। एंड देन उसके बाद अपन बात करते हैं इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है अभी एफआई 2026 के अंदर, 41% से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और जो इसका इबिडा है वो 103% से ग्रो हुआ है। इसका जो ऑपरेटिंग पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 142% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 130% से ग्रो हुआ है, 130% से।
तो कंपनी का रेवेन्यू, इबिडा, पीबीटी, पीएटी जितना लोगों का एस्टिमेशन था उससे बहुत अच्छा खासा लेवल पे ग्रो हुआ है। बाकी मैंने कंपनी का बिजनेस आपको समझा ही दिया है कि बिजनेस सस्टेनेबल, मतलब बिजनेस मॉडल अच्छा है कि फ्यूचर के अंदर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इस कंपनी के ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। बाकी उसके बाद भी अपन मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर क्या बोला है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि आई वुड नॉट बी सब्सक्राइब किया अगर वो डबल डिजिट ग्रोथ नंबर ना हो। मतलब मिनिमम ये मैनेजमेंट बोल रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ तो हम वापस से नेक्स्ट ईयर भी हम FY27 में भी एस्टिमेट कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे अपन चलते हैं, दैट इज वारी रिन्यूएबल एनर्जीज। वारी रिन्यूएबल्स, देखो दो कंपनी, एक तो है वारी एनर्जीज और एक है वारी रिन्यूएबल्स, दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करो। वारी एनर्जीज क्या है, ये होल्डिंग कंपनी है जो कंपनी सोलर पैनल बनाती है। ये कंपनी सोलर पैनल्स को बनाती है, जो भी सोलर पैनल्स होते हैं, तो ये वारी एनर्जी इसी की सब्सिडरी है वारी रिन्यूएबल। तो वारी रिन्यूएबल का काम क्या है, देखो वारी एनर्जी सोलर पैनल को बनाती है और ये वारी रिन्यूएबल ईपीसी का काम करती है, पूरा का पूरा ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, की जहां जहां पर भी बड़े लेवल पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करना होता है तो इंस्टॉलेशन का काम किसका है, पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का काम वारी रिन्यूएबल का है। जैसे आप अगर कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना चाहते हो, सोलर पावर प्लांट, तो वारी एनर्जीज तो केवल सोलर पैनल बना के दे देगी। अब उसको इंस्टॉल कौन करेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है ना पूरा का पूरा सोलर पैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो वारी रिन्यूएबल करेगा पूरा का पूरा। तो ये वारी रिन्यूएबल सोलर पैनल बनाता नहीं है, वो इसकी होल्डिंग कंपनी से सोलर पैनल लेता है, उसको इंस्टॉल करता है एक तरीके से। बहुत बड़े लेवल के पावर प्लांट बनाता है, आप छोटे मोटे सोच नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इसके पास पावर प्लांट बनाने के, ठीक है। एंड इवन उन पावर प्लांट को ये बनाता भी है, कुछ पावर प्लांट ये खुद से भी मैनेज करता है और उनका O&M भी करता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से भी कंटिन्यूअस रेवेन्यू आता रहता है। जैसे अगर कोई भी कंपनी, लेट्स से रिलायंस ने पावर प्लांट बनाया इससे वेरी रिन्यूएबल के थ्रू, तो अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा जिंदगी भर तक, तो वो मेंटेन करने के भी ये रुपए लेगा टाइम टू टाइम पे। तो ये चीज भी होगी। तो इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 51%, बहुत अच्छा चल रहा है। पीए रेशियो भी इसका इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, कभी मतलब कंपनी का ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है, अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी 0.16, डेट भी एसएच कंपनी में नहीं है। ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे, इसकी 2.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक वैल्यू अभी तक पड़ी हुई है, जो लगभग जो इसका FY26 का रेवेन्यू है, लगभग उतना ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी अभी वापस से पड़ा है। इवन जो इसके ऑर्डर पाइपलाइन में पड़े वो 36 गीगावाट के पड़े हुए, मतलब 2.8 गीगावाट के ऑर्डर इसके ऑलरेडी मटेरियलाइज हो चुके हैं, इतने ऑर्डर है। 36 गीगावाट के पाइपलाइन में इतने पे इसने बीडिंग करी हुई है, शायद इसको कुछ उसमें से मिल सकते हैं। अब इसमें मेन अच्छी चीज क्या है, ये दो चीज अच्छी, एक तो ये असेट लाइट कंपनी है, मतलब ये इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। असेट लाइट मतलब इसको बहुत ज्यादा खर्चा कहीं पे नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बनाने के लिए, इसको खुद को ऑपरेट करने के लिए। जैसे वारी एनर्जीज को अगर सोलर पैनल बनाने हैं तो उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारी मशीन चाहिए होगी, पर वारी रिन्यूएबल्स को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इसका काम ही ईपीसी का है। ये बस लोगों को इंस्टॉल करती है, मॉड्यूल को खरीदेगी और वापस लोगों को इंस्टॉल कर देगी। तो ये अच्छी चीज है कि इस वजह से कंपनी में डेट भी कम होगा और इसकी जो इन्वेंट्री और असेट रिस्क है वो भी बहुत कम होती है। साथ में एक और अच्छी चीज है कि ये कंपनी भी ग्रीन हाइड्रोजन और बेस के अंदर भी उतर रही है, ये भी अच्छी चीज है। बेस जो आपको पता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, कि गवर्नमेंट पावर को पुश तो कर रही है, पावर हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, पर उनको स्टोर कहां पे करे, तो वो स्टोर करने के लिए वारी रिन्यूएबल यहाँ पर इनकी मदद करने वाला है, मतलब बेस आने वाला है। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन जो आपको पता है बूम चल रहा है, कि जितने भी कोल वगैरह इनका कंजम्पशन कम करके ग्रीन हाइड्रोजन का कंजम्पशन बढ़ाओ, तो ये कंपनी उसके अंदर भी आ रही है। तो अब कंपनी के अगर अपन फाइनेंशियल देखेंगे, तो कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 131% से ग्रो हुआ है। कंपनी का इबिडा अगर आप देखोगे 63% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66% से ग्रो हुआ है, मतलब यहाँ पर इबिडा से ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। पर इनका जो इबिडा मार्जिन है, वो मार्जिन आप देखोगे तो 0.775% से थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब 7.75%, थोड़ा सा इसका मार्जिन में यहाँ पे कमी पड़ी है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल इबिडा और प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, पर इबिडा मार्जिन कम हुआ है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो ये जाता ही जाता है। बाकी पूरे साल भर का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, ये तो क्वार्टर का कंपैरिजन था, पूरे साल भर का 109% इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। देन उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है क्राइसिल, CRISIL। क्राइसिल कंपनी का काम क्या है, देखो आपने सुना होगा बहुत जगह कि कंपनी को अगर आप कभी बॉन्ड लेते हो या कुछ भी आप कोई भी कंपनी देखते हो, तो जो भी लिस्टेड कंपनी है जिसने लोगों से लोन लिए हुए हैं, नॉन कमर्शियल डिबेंचर वगैरह, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हुए, तो ये क्या करते हैं, क्राइसिल का काम है कि वो कंपनी की पूरी रिसर्च करेगी, कंपनी कैसी है, कंपनी के मतलब एक तरह से कंपनी के बारे में रिसर्च करती है, कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए या कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी का ये काम है। फिर उसको रेटिंग देती है कि AAA रेटिंग मतलब हाँ ये कंपनी अच्छी है, AA मतलब ये कंपनी थोड़ी खराब है, A मतलब ओके है, मतलब उस तरह से रेटिंग देगी कि कंपनी अच्छी है या नहीं। तो ये कंपनी रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, मतलब क्राइसिल ये सारी लिस्टेड कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती है जिन्होंने भी बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ होता है। तो अब इसके अंदर आपको देखोगे कि तो बहुत ज्यादा मेजर कंपनीज नहीं है इंडिया के अंदर जो यह रेटिंग वाला काम करती है। आप मान के लो मेजर
टॉप 3 कंपनीज हैं। ऐसे ऐसे कहने को तो बहुत सारी, पर जो मेजर मार्केट शेयर है, जो जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनकी रेटिंग पे, जिनकी रिसर्च पे लोगों को भरोसा है, वो क्राइसिल है। तो मेजरली इसका रेवेन्यू पोर्शन क्या है, देखो ये जब भी कंपनी को रेटिंग देती है, कंपनी खुद से भी बोलती है कि हमको रेटिंग दो, कंपनी खुद भी पे करती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टर को बताना होता है हमारी कितनी रेटिंग है, ये होता है। सेकंड, इनकी जो रिसर्च एंड एनालिसिस होती है ना, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक इनसे खरीदते हैं, क्योंकि ये लोग पहली कंपनी के बारे में रिसर्च कर देते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये इन्हीं से रिसर्च खरीद लेते हैं, इन और या फिर इन्हीं को, क्राइसिल को अपॉइंट कर देते हैं कि तुम रिसर्च करो और हमको बताओ कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो ये उनको रुपए देते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% चल रहा है, पी रेशियो भी लगभग इंडस्ट्री के बराबर है, 34-35 का चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.1 है, डेट भी कंपनी में ऐसा नहीं है। अब कंपनी के अगर अपन बाकी फंडामेंटल्स की बात करें, अगर अपन मतलब जो ग्रोथ हुई है इसकी, 29% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 45% से इंक्रीज हुआ है। तो अच्छी चीज ये हुई है, जितना रेवेन्यू ग्रो हुआ है उससे ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसा हो, मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग लीवरेज उठाया है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है। ये हमेशा अच्छी चीज होती है कि जब रेवेन्यू से ज्यादा आपका प्रॉफिट का परसेंटेज ग्रो हो रहा है, तो पैट का इनका मार्जिन यहां पर इंक्रीज हुआ है, साफ साफ इसे पता पड़ा है। इवन अर्निंग बिफोर शेयर भी इसका 45% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी के ओवरऑल 5 कंपनी। अब एक और मैंने कहा था कि 5 कंपनी के बाद एक 6 कंपनी में आपके लिए एक बोनस के अंदर दे दूंगा। बट हाँ देखो, 6 कंपनी में आपको बोनस भी देता हूं, बट उसके पहले अगर आपने, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वैसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी कंपनी के लिए नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ, सब जगह अपनी एनालिसिस करो, आपको जो करना हो करो। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी अच्छी है, बट आपको लगता है, देखो अभी तो मार्केट टूटा हुआ होता है, तो आप लमसम डाल सकते हो, पर आपको लग रहा है लमसम रुपए एक साथ डालने में डर लगता है, तो आप एक काम कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी का फीचर यूज ले सकते हो, कि आजकल जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे ट्रस्टेड ब्रोकर, लाइक वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर इज एंजल वन। एंजल वन आपको स्टॉक एसआईपी का फीचर प्रोवाइड करता है कि मंथली या जैसे भी आपको लगाना है, कुछ कुछ टाइम में आपके रुपए कट के थोड़े थोड़े जाते रहेंगे, तो आपका प्राइस एवरेज होती रहेगी। तो आप चाहो तो वो यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपनी लास्ट कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जिस दिन रिजल्ट रिलीज हुआ था, उस दिन उस शेयर की प्राइस एक दिन के अंदर 10% इंक्रीज हो गई थी, एक दिन के अंदर सेम डे 10%। क्योंकि डिक्सॉन ने, एक ध्यान रखो, डिक्सॉन ने अल्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भयंकर वाला रिजल्ट नहीं दिया था, पर लोगों ने इतनी खराब एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, क्योंकि पिछले साल का जो मार्केट रहा था, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस रहते, सबको लगा था कि यार डिक्सॉन इस साल तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट इस साल भी फिर भी डिक्सॉन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया कंपेरेटिवली एक्सपेक्टेशन से अच्छा। तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करते ही 10% उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। और भाई डिक्सॉन कंपनी का काम क्या, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, कि वो जितने भी सैमसंग वगैरह के मोबाइल है, मोटरोला के मोबाइल है, लेनोवो के मोबाइल है, जितने भी मोबाइल आप खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, फ्रिज वगैरह खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, ये सब अलग अलग ब्रांड के होते हैं, पर बनाता कौन है इन सारी कंपनी के लिए, डिक्सॉन बनाता है। तो ये जो इसका बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल इसका सर्वाइवल है, कि लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट पुश कर रही है कि सारी चीजें इंटरनल इंडिया के अंदर बने, ये सारी चीजें हमको इंपोर्ट नहीं करनी है, तो ये चीज अच्छी है। तो इसका बिजनेस मॉडल सर्वाइवेबल है, और इसने अभी लास्ट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिया है, और कंपनी का शेयर अभी अच्छा खासा क्रैश हुआ पड़ा है। तो आप एक बार उसको अपनी वॉच लिस्ट में याद रख ही लेना, और बाकी थोड़ी बहुत रिसर्च डिक्सॉन पे आप कर ही लेना। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी तो अपन मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। कोई भी अगर आपको डाउट हो, किसी भी कंपनी में कुछ पूछना हो, एक्सेप्ट बाय सेल मत पूछा करो प्लीज। उसके अलावा कोई भी किसी कंपनी के बारे में पूछना है, या आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में याद से मुझे प्लीज कमेंट करके बताना ही बताना। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है और किस लिए लग रहा है। आप चाहे 2 लाइन में बता दो, 1 लाइन में बता दो, मुझे पता पड़े कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बाकी लोगों को पता पड़े आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।